सभी जुड़े हुए महानुभाव और लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। मैं अभिषेक जोशी, पढ़ चित्रकार, शाहपुरा, राजस्थान से। और बचपन से ही जब अपने परिवार में फड़ चित्रकारी करते हुए पिताजी को देखता था तो मन में जिज्ञासा रहती थी कि और इच्छा भी होती थी कि ये काम मैं भी करूं जिस तरीके से मेरे पिताजी करते हैं। तो बचपन से ही उस काम के अंदर अपनी इच्छा और जिज्ञासा के कारण लगभग 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से इस कला से जुड़ा, अपने पिताजी से यह कलाकारी सीखी है। फड़ चित्रकारी लगभग 700-750 वर्ष पुरानी कला है जो हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी। इसमें शुरुआत में भगवान देव नारायण की जीवनी बना करती थी, अभी भी बनती है, और भगवान बाबूजी, यह पारंपरिक विषय है। भगवान बाबूजी और भगवान देव नारायण। इसके अलावा माताजी के चंदवे जो कि लाल कलर के कपड़े पर बनते थे, और इंक, उसको पक्की शाही बोलते थे, जो कि लोहे का कबाड़ होते थे, चद्दर टीन के, उनको कई टाइम तक गलाकर और फिर बनाया जाता था। उस इंक को लाल कलर के कपड़े पे माताजी के स्वरूप उकेरे जाते थे। माताजी का जो चंदवा होता है उसको भोपे बांधते नहीं है, बाकी जो फड़ होती है उनको भोपे बांधते हैं। मूलतः इसमें भगवान देवनारायण, लोक देवता जो कि राजस्थान के हैं, बाबूजी, ये बता रहा था कि लगभग 750 वर्ष पुरानी ये कला है, हमारे पूर्वजों द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसमें बाबूजी, भगवान देवनारायण, रामदला, कृष्णदला महाभारत पर आधारित है, रामदला रामायण पर आधारित है, और माताजी के चंद्र, ये पारंपरिक विषय हैं। इन पर फड़ चित्रकारी बनती आई है। फड़ चित्रकारी को बनने के अंदर जो मूलतः कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो पत्थर के रंग होते हैं, और जिस स्वरूप में वो रंग पाए जाते हैं, मीन्स फेस कलर के लिए सिंदूरी कलर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पीला कलर और नील को मिलाकर ग्रीन कलर बनाए जाते हैं, और ब्राउन कलर, लाल कलर, इस तरीके से 5 कलर का उपयोग इस चित्रकारी में किया जाता है। इसमें शेड नहीं लगाया जाता है। इसमें जो भी चित्र हम बनाते हैं उसको काले कलर की स्याही, जो कि हम तिल्ली के तेल का दीपक करके और उस दीपक से निकलने वाली लो का जो धुआं है, उस धुएं को एकत्रित करके उस धुएं के अंदर खेरी बूंद, जो कि देसी बबूल का बूंद होता है, उस गूंद के अंदर उस काजल को मिक्स करके और कई दिनों तक, लगभग 5 से 6 महीने तक धूप में रखते हैं। उसको हर 2-5 दिन के अंदर मैश करते हैं, वापस से मिक्स करते हैं, पानी डालते हैं। इस तरीके से वो स्याही हम बनाते हैं। तो इसमें काम में आने वाले पुराने समय में
रेजी इस्तेमाल होती थी, जो कि कोली समाज की व्यक्ति हाथ के हाथ करगा जो है उसके ऊपर तैयार करते थे कपड़ा, वो रेजी इस्तेमाल होती थी। और पुराने समय में इसमें लगने वाला जो कलप जिसको हम बोलते हैं, मांड बोलते हैं, वो लाल कलर के गेहूँ जिसको बाजिया गेहूँ बोलते हैं, इसमें बाजिया गेहूँ जो होते हैं लाल कलर के पुराने टाइम में मिलते थे, उस गेहूँ को मटके के अंदर पानी के अंदर भिगो कर रखा जाता है। जिस तरीके से हम चने वगैरह खाने के लिए जिसे भिगोते हैं उसी तरीके से भिगो कर रखे जाते थे। 2-3 दिन भिगोने के बाद में तो उस गेहूँ को मैश करने के बाद में जो एक उसका तरल पदार्थ होता था, जो कि गेहूं का अर्क जिसको अपन बोल सकते हैं, उस अर्क को निकाल कर हम गर्म करके उसका मांड बनाते थे। तो वो जो रेजी के ऊपर वो मांड लगने के बाद में जो कपड़ा तैयार होता था, वो कपड़ा इतना कड़क होता था कि जैसे ढोल के ऊपर जो लगने वाला चमड़ा होता है उतना कड़क वो हो जाता था। और अभी तो हम मैदा से वो कलप बनाते हैं, लेकिन पुराने समय में वो कलप हम बाजे गेहूँ से बनाते थे। और किस तरीके से कुटाई करते हैं हकीक पत्थर से, जो कि हमारे एक मोहरा जिसको हम बोलते हैं कुटाई करने के लिए, जिसके ऊपर डंडे के ऊपर जो हकीक पत्थर लगा होता है, उसके जस्ट नीचे जो चक्की हुआ करती है पुराने समय में घरों में जो आटा पीसने के लिए चक्की होती है, उसके 3 पार्ट हम लगाते हैं और उसका सारा वजन उस हकीक पत्थर के ऊपर आता है। और फिर वो कुटाई जो होती है, बड़े बड़े जो कैनवास तैयार करते हैं उन कैनवास की कुटाई हम उससे साइज होती है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि बाबूजी भगवान की जो फड़ है वो 24 फीट की होती है, 21 से 24 फीट बनती है। और भगवान देव नारायण की फड़ सबसे लंबी फड़ होती है, जो कि 36 फीट की होती है। बगड़ावत की फड़ भी उसको बोलते हैं। बगड़ावत की फड़ भी उसको बोलते हैं, वो 36 फीट की होती है। तो इसमें लगने वाले सारे जो मटेरियल हैं, जो सामग्री है, वो हाथ से तैयार की जाती है पत्थर के। खरड़ जो होती है, जो कि अपने मसाला पीसने के लिए जो हम खरड़ इस्तेमाल करते हैं, उन खरड़ के अंदर हम कलर तैयार करते हैं। वो लगभग 5 से 6 महीने का प्रोसीजर होता है। उसके बाद में जब कलर हमारे तैयार हो जाते हैं, प्राकृतिक जो पत्थर होते हैं, उन पत्थर का जो कलर हम तैयार करते हैं, उसको बाद में कपड़े से अच्छे से छान लेते हैं। और जो दाने होते हैं पत्थर के, उन दानों को वापस हम पीसने के लिए रख देते हैं। तो उस कलर को इस्तेमाल करने से पहले उसके अंदर खेरी बूंद, जो कि अपने राजस्थान में पाया जाने वाला देसी बबूल होता है, उसका बूंद हम मिक्स करके एक निश्चित मात्रा में, और उसको हम उपयोग में लेते हैं ताकि वो कलर अच्छे से कपड़े के ऊपर लग जाए और वो छूटे नहीं। अब मैं आपको एक मेरे द्वारा किए गए प्रयोग तो मैं पारंपरिक चित्रकारी तो करता ही हूँ, लेकिन हमेशा मेरे मन में ये रहा है
कि पारंपरिक चित्रकारी हम करते हैं तो इसके अंदर किस तरीके से हम नयापन लेके आए, क्या ऐसा करें या कौन सी स्टोरीज हम इसमें बनाएं और जो कि पारंपरिक कहानियों से अलग हो और बदलते परिवेश में जो आज का समय है उसके हिसाब से हम इसमें कुछ नया कर पाए। तो मैंने एक फड़ बनाई है मेवाड़ का इतिहास, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी। बप्पा रावल से लेकर आज तक का इतिहास मैंने मेवाड़ राज्य का इतिहास बनाया है और यह 1500 वर्षों का इतिहास मैंने लगभग 18 इतिहासकारों की 40 किताबों को पढ़कर क्रॉस टेली करके कि कौन से इतिहासकार ने कौन सी बात कही है और वह कितनी सत्य है, वो सारी चीज़ों को जांच कर और एक पेंटिंग तैयार की है। इस पेंटिंग के लिए अमेरिका बुक, लिम्का बुक सहित 13 रिकॉर्ड बुक में इस पेंटिंग का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यह पेंटिंग हाथ के बने हुए कैनवास पर पारंपरिक तरीके से जैसे हम बनाते हैं, सभी कलर इसमें पत्थर के इस्तेमाल किए गए हैं। और यह जब पेंटिंग मैंने बनाई थी तब मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे को इसको किसी रिकॉर्ड के लिए देना है, लेकिन यह पेंटिंग बनने के बाद में मैंने इसको रिकॉर्ड के लिए सबमिट करी थी, तब इसका रिकॉर्ड लिम्का बुक और अमेरिका बुक में बना और साथ ही साथ लगभग 13 और रिकॉर्ड बुक है जिसमें इसका रिकॉर्ड दर्ज है। पारंपरिक जो चित्र शैलियाँ हैं या यूँ मैं फड़ चित्रकारी के बारे में ही बात करूँ, अब तक इसमें जो है लोक देवताओं पर और उसके अलावा 10 अवतार या महाभारत, रामायण, इन सारे विषयों पर चित्रकारी बनती आई है। मैंने ऐतिहासिक कहानी मेवाड़ का इतिहास पर चित्र बनाया, उसके साथ ही एक मैंने पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग का विषय है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस विषय पर पेंटिंग बनाने के लिए मैंने वो सारे बातें इसमें दिखाई है कि हिंदुस्तान किस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों से महत्वपूर्ण है और अच्छा है। वो क्या रीजन्स हैं, वो क्या बातें हैं जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। तो मैंने इसके अंदर ये बनाया है कि यहाँ पर मैंने गणेश जी की रथ यात्रा निकाली है और महाराष्ट्र में होने वाला त्यौहार बताया है, वो त्यौहार बताया महाराष्ट्र का। इसके साथ ही मैंने, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर 2 लेडीज हैं, यहाँ पर ये चलनी के अंदर चांद को देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा और भले पास ले लो, यहाँ पर 2 औरतें, 2 महिलाएं हैं, चांद को देख रहे हैं। मैंने चांद भी जो बनाए हैं वो पारंपरिक शैली में जिस तरीके से चांद को फड़ चित्रकारी में बनाया जाता है उस तरीके से मैंने बनाया है। तो चांद को ये देख रहे हैं करवा चौथ के दिन, करवा चौथ का व्रत के दिन। मैंने ये बताया कि भारतीय महिलाएं पूरे दिन बिना खाए पिए, बिना पानी पिए अपने पति के लिए व्रत करती है, वो उनकी आस्था है, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। इसी के साथ में मैंने यहाँ सूर्य देवता बनाए हैं जिनको छठ पूजा के दिन जल का अर्घ दिया जा रहा है। इसके साथ में मैंने यहाँ गंगा आरती बताई है कि हम किस तरीके से एक नदी को माँ का दर्जा देते हैं और नदी की भी हम पूजा करते हैं, वो मैंने दिखाया है। यहाँ पर मैंने लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन बताया है
यहाँ नीचे ओणम त्यौहार बताया है, दशहरा बताया है, और उसके बाद में यहाँ मैंने वट सावित्री की पूजा करते हुए बताया है, और यहाँ पर मैंने मोहर्रम का त्यौहार बताया है, मोहर्रम बताया है। तो इधर आ जाओ। ये क्रिसमस मैंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा करते हैं गोबर से श्री कृष्ण बनाकर, वो बताया है। यहाँ पर होली का त्यौहार बताया है, यहाँ लोहड़ी बताया है, यहाँ पर मटकी महाराष्ट्र में होने वाला त्यौहार बताया है, जन्माष्टमी है, और यहाँ पर मैंने रक्षाबंधन बताया। लेकिन इन इतने त्यौहार, इतनी विविधता, इतने धर्म, और इसमें कोई प्रश्न नहीं तो देखो, इतने धर्म होने के बाद भी सबसे बड़ा जो त्यौहार है, सबसे बड़ा जो धर्म है, वो मैंने यहाँ बताया है कि 15 अगस्त के दिन ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का त्यौहार है, जिसमें सभी धर्म, पंडित हैं, मौलवी हैं, और सभी धर्म वाले 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं उस जगह को। और उस त्यौहार के दिन पूरा देश हर्षोल्लास से उस त्यौहार को मनाते। तो मैंने इस पेंटिंग में एक लोक कला, फड़ चित्रकारी, जिसके अंदर अब तक सिर्फ बाबूजी भगवान देव नारायण, रामदला, कृष्णदला के चित्र बना करते थे, मैंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा विषय पर भी एक चित्र बनाया है। वो मेरा एक नया प्रयोग है। ये पेंटिंग कालिदास के नाटक, महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। जैसा कि सबसे पहले श्लोक भगवान शिव के लिए होता है, तो मैंने भगवान शिव की यहाँ पूजा बताई है। यहाँ पर राजा जंगल में जाते हैं हिरण का शिकार करने के लिए, लेकिन वो हिरण ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं, और राजा वहाँ पर जाते हैं तो शकुंतला को देखते हैं, वहाँ मोहित हो जाते हैं, और वो शकुंतला से प्रेम करने लगते हैं, और वो वहाँ पर गंधर्व विवाह उनसे करते हैं। बाद में वो अपने राज्य को चले जाते हैं एक अंगूठी देकर। यहाँ पर मैंने दुर्वासा ऋषि को बताया है, जो कि शकुंतला जब राजा के ख्याल में खोए हुए दुर्वासा ऋषि वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, और वो नहीं देती है, तो वो श्राप देते हैं कि जिसकी याद में तू खोई हुई है वो भी तुझे ना मिले। फिर बाद में जब ऋषिगण शकुंतला गर्भवती हो जाते हैं, और वो वहाँ पर राजा के पास जाते हैं, तो राजा उनको अंगूठी नहीं हो पाने के कारण भूल जाते हैं, और वो उनको नहीं पहचानते। एट लास्ट मैंने यहाँ पर बताया कि राजा को अंगूठी मिलती है एक मछली के अंदर, ये मछुआरा लेकर आता है, राजा को अंगूठी दिखाते तो सारी चीज़ें याद आ जाती है, तो वो चित्र को देखकर रोने लग जाते हैं। और ये यहाँ पर शकुंतला जो है इसको बताया। लेकिन इस सारी कहानी के मध्य में मैंने भरत को बताया है कि भरत किस तरीके से शेर के दांत गिन रहे हैं, और जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ये मैंने केंद्र में ये चित्र बनाया। इसके अंदर मैंने
भगवान कृष्ण की लीला बताई है और भगवान कृष्ण कालिया नाग है, उसके फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी को उसके नीचे जो है शरण दे रखी है। यह तृणावर्त है। यहाँ पर माखन जो चोरी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है और फट चित्रकारी को एक अलग तरीके से मैंने करने का प्रयास किया। इसी तरीके से मैंने वराह अवतार पर फट चित्रकारी को, पूरी कहानी को एक अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैंने बताया है कि मनु जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करके यह पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप पृथ्वी का सृजन करिए। मनु जब ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैं पृथ्वी का सृजन कैसे करूं, पृथ्वी तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। जब दोनों जने ये विचार करते हैं तो नाक में से, ब्रह्मा जी के नाक में से एक अंगूठे के आकार के वराह निकलते हैं। यहाँ पर मैंने ये पहला चित्र बनाया है। देखते ही देखते यहाँ पर मैंने बताया कि अंगूठे के आकार के वराह निकल रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा चित्र जो बताया है, इसके अंदर ये बताया कि विशालकाय हो जाते हैं वराह और ब्रह्मा जी और मनु बिल्कुल उनके सामने छोटे हो जाते हैं। तो जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं वराह, वो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत करिए और मैं प्रलय के जल से पृथ्वी को निकाल कर लेके आऊँगा। यहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के ऊपर लेकर भगवान वराह लेकर आते हैं और वो इतने क्रोधित होते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके आंखों पे। और इस सारी चीज़ों के अंदर मैंने ये प्रयास किया कि फट पेंटिंग के अंदर जिस तरीके से काम होता है कि इसमें हर पेंटिंग के हर पार्ट को केवल लाइन वर्क से ही आपको दिखाना होता है, उसको फाइनलाइज करना होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बताई है और इसके अंदर बिना शेड लगाए केवल लाइन वर्क से ही किस तरीके से मैं चित्र को अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ वो मैंने प्रयास किया। और यहाँ पर जब वो क्रोधित होते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आकर इनकी आरती करते हैं और इनको शांत होने के लिए कहते हैं। वामन अवतार का, वामन अवतार का यहाँ से मैंने कहानी को स्टार्ट किया है। माता अदिति के पास भगवान इंद्र जाते हैं और याचना करते हैं कि मेरा इंद्रासन जो है वो बलि ने ले लिया है और वो यज्ञ भी कर रहा है, तो किस तरीके से मैं अपने इंद्रासन को बचा सकता हूँ। तो माता अदिति के यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो भगवान विष्णु प्रकट होकर उनके गर्भ से जन्म लेने का निश्चय करते हैं। बाद में मैंने यहाँ पर यह बताया है शुक्राचार्य और भगवान बलि जो यज्ञ कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर बताया। इस जगह मैंने बताया कि बलि के पास में 3 पग ज़मीन मांगने के लिए भगवान वामन आते हैं और बलि उनको 3 पग ज़मीन देने का प्रॉमिस करते हैं। 3 पग ज़मीन नापने के बाद, 2 पग ज़मीन नापने के बाद में भगवान वामन पूछते हैं बलि से कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूँ। तो बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर धारण कीजिए। तो मैंने यहाँ पर बताया कि वो बलि पृथ्वी से होते हुए पाताल लोक में चला। मैंने महारानी पद्मिनी का जोहर और साका पर बनाई है। यहाँ पर मैंने
रावल रतन सिंह महारानी पद्मिनी के विवाह होने के बाद में जो महल का दृश्य बनाया है, और उसके नीचे जस्ट नीचे मैंने युद्ध का सीन बनाया। अलाउद्दीन खिलजी और सभी राजपूत जो कि केसरिया माला पहनकर और युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। जब राजपूतों में ऐसी प्रथा है कि जब आपको लगता है कि आप युद्ध में आपकी सेना कम है और सामने जो है उनकी सेना ज़्यादा है, आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं, तो अपनी आन बान और शान के लिए सभी क्षत्रिय सभी राजपूत केसरिया माला पहनकर और यह सोचकर ही निकलते हैं कि हम युद्ध जीते या हारे, लेकिन हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक युद्ध करेंगे। तो यही इसको साका बोलते हैं। और सभी स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां, उनको वह ये सोचकर जोहर करते हैं कि हमारी जो हम अपनी लाज के लिए हम जोहर करते हैं, तो वो जिंदा अग्नि के अंदर अपने आप को अग्नि में कूद जाते हैं, समर्पित कर देते हैं और वो जोहर के लिए तैयार हो जाते हैं। और महल के जो सारे दरवाजे हैं, जैसे क्षत्रिय बाहर निकलते हैं, राजपूत युद्ध के लिए बाहर निकलते हैं और वो दरवाजे बंद कर देते हैं और अंदर सारी क्षत्राणियाँ जोहर करते हैं। तो यह मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय का पहला जोहर और साका, मेवाड़ में 3 जोहर और 3 साके हुए थे। मैंने पहला जोहर और पहला साका इस पेंटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसी तरीके से एक पेंटिंग और मैंने बनाई है। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं तो उस समय चेतक इतना स्वामी भक्त था। और एक मैंने यहाँ पर बताया राम प्रसाद हाथी, चेतक और राम प्रसाद हाथी मेवाड़ के 2 ऐसे स्वामी भक्त हैं जो कि इंसान ना होते हुए भी अपने स्वामी के लिए अपनी जान दे दी है। चेतक ने आखिरी समय तक महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा करी और उनके लिए हमेशा समर्पित रहा है, स्वामी भक्त। ऐसे ही जो हाथी है, इस पेंटिंग में मेवाड़ के इतिहास में मैंने बताया कि राम प्रसाद हाथी किस तरीके से युद्ध कर रहा है और ये चेतक किस तरीके से युद्ध कर रहा है। तो उस समय मान सिंह जो कि अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आया था, तो चेतक ने जब अपने दोनों पैर, आगे के पैर हाथी के सिर पे रख दिए थे और महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया था, तब मान सिंह होदी में छुप गया था। यह मैंने इसमें बताया। और यहाँ पर इस जगह पर राम प्रसाद हाथी जो कि अकबर को इतना प्रिय हो गया था कि अकबर ने यह चाहा कि यह हाथी मुझे मिलना चाहिए। तो मान सिंह ने अकबर को खुश करने के लिए यह हाथी, उस टाइम राजधानी आगरा थी, तो यह हाथी अकबर को भेंट किया। लेकिन 18 दिन तक यह हाथी ने अन्न जल त्याग दिया। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि हाथी ने अब अन्न जल से अपना मुंह पीछे की तरफ कर रखा है, अन्न जल त्याग दिया और 18 दिन बाद में प्राण त्याग दिया। तो ये मेवाड़ के इतिहास में हर एक चीज़, छोटी से छोटी घटना भी मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके लिए जो सारे इतिहासकारों की जो किताबें पढ़ी है, वो मेरे लिए हमेशा से मार्गदर्शन रही है। घनघोर की सवारी ज़्यादातर हमने देखी है, तो वो ऐसे देखी है कि इस तरीके से आड़ी ही देखी है, उसके अंदर सवारी मैंने ये सवारी बनाई है। हमारे यहाँ सापरा का राज चिन्ह, कुंड गेट जिसको बोलते हैं, यह दरवाज़ा बताया, राजशाही जो दरवाज़ा उस समय में था, और ये राज चिन्ह जो हमारा उस समय का है, वो दरवाजे के ऊपर बना हुआ है। उस दरवाजे के नीचे
अगर गणगौर की सवारी निकले तो वो किस तरीके से दिखेगी, यह मैंने पेंटिंग में बताया। ये पेंटिंग लगभग मेरी 20 साल पुरानी पेंटिंग है। अभी जो फड़ अपने पीछे लगी हुई है वो पाबू जी की फड़ है। यह भी लगभग मेरी 20 साल पुरानी कलाकृति है। यह 2 फीट इंटू 7 फीट की साइज में बनी हुई पाबू जी की फड़ है, जिसको 5 इंटू 20 फीट की जो होती है उसको मैंने मिनीचर तरीके से बनाकर फड़ शैली के अंदर और ये पेंटिंग बनाई है। 20 साल पुरानी है। जो स्टोन कलर जो होते हैं वो इतने ड्यूरेबल होते हैं कि आज 20 साल पुरानी पेंटिंग भी जो जो पुरानी होती जा रही है, जो जो और अच्छी लगती है। का फड़ पेंटिंग से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये 5 फीट इंटू 21 फीट की पाबू जी की फड़ है। इसमें सबसे पहले गणेश जी बनाकर इसको शुरू किया जाता है। यहाँ पर माँ सरस्वती बनाए गए हैं। ये मच्छव अवतार है, ये कच्छप अवतार है, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान परशुराम अवतार, वामन अवतार, भगवान कृष्ण अवतार, राम अवतार और रामदेव जी। आ जाएगा। यहाँ बाबू जी का यह बाबू जी का ससुराल बताया गया है। मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर बाबू जी का विवाह बताया गया है। अब और यहाँ पर जैसा कि परंपरा है तोरण की, बाबू जी अपनी कालवी घोड़ी पर तोरण मारने के लिए आते हैं और ये इनके बाराती बताए हैं। जो पारंपरिक कहानियाँ हैं वो हमारे पूर्वजों के ज़माने से जो बनती आई है, भगवान देवनारायण और भगवान बाबू जी, रामदला और कृष्णदला माता जी के जो चल रहे हैं, वो जो कहानियाँ हैं वो पहले से तैयार हैं और वो हमको भी वैसे ही बनानी पड़ती है जो पुराने ज़माने से जैसे बनती आई है। उसमें हम कुछ फेर बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमको नई कहानी बनानी होती है, नई कहानी हमको बनानी है तो उसके लिए ज़रूर उसके बाद में उसके बारे में जो भी तथ्य होते हैं उसको ध्यान में रखकर हम फड़ तैयार करते हैं। लेकिन पारंपरिक जो कहानियाँ हैं उसके लिए हमें वही सारी बातों का ध्यान रखना होता है जो कि पारंपरिक तरीके से जैसे बनती आई है। साइड फेस ही बनते हैं। फड़ पेंटिंग में 1 या 2 जगह ज़रूर फ्रंट फेस बनते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको। जैसा कि इस जगह पे आप देखिए, ये तो यहाँ पर मुगल बताया है खींची, वो बाबू जी से युद्ध करते हुए। तो कुछ एक जगह ज़रूर और ये जो किरदार जहाँ भी होंगे उनका फेस सीधा ही होगा। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि फड़ चित्रकारी में केवल 5 कलर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो भी किरदार हैं
वो अपने ड्रेस कोड से पहचाने जाते हैं। जैसा कि भगवान बाबू जी को हम जहाँ भी बनाएंगे तो इनका ड्रेस यही होगा, लाल कलर का बागा, हरे कलर का अंगोछा, हरे कलर के जूते, ये इनका ड्रेस कोड है। और अगर इनको घोड़ी पर जब होंगे तो इनकी ब्लैक कलर की घोड़ी, कालवी घोड़ी, वो ही इनका ड्रेस कोड है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ, इसमें 5 रंग मैं बताऊँ आपको। फेस के लिए हमारे पास सिंदूरी कलर होता है, पीला कलर पत्थर का होता है, उसको पीला कलर पीसने के बाद में पीला कलर ही बनता है। इसके बाद में हमको हरा कलर जब बनाना होता है तो नील रोबिन जो होती है, जिसको वो भी प्राकृतिक होती है, फूलों के द्वारा प्राप्त होती है, पीले कलर और नीले कलर को मिलाकर हम ग्रीन कलर बनाते हैं, और लाल कलर और ब्लैक कलर को मिलाकर हम ब्राउन कलर बनाते हैं। और ब्लैक कलर का जो काजल है वह भी हम तिल्ली के तेल का दीपक करके, और उसके बाद में उस दीपक की लो से जो काजल निकलता है, उस काजल को हम खेजड़ी बोलते हैं अपने इधर, या फिर खेरी गूंद बोल सकते हैं, या फिर देसी बबूल का गूंद बोल सकते हैं। उस गूंद के अंदर मिक्स करके लगभग 5 से 6 महीने हम उसको धूप में रखते हैं। वापस हर 1-2 दिन के अंदर उसको चेक करके जहाँ जहाँ उसका वापस से मिक्स करना होता है या पानी डालना होता है तो वो डालते हैं, वो करते हैं। अब एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये मूर्ति मेन जो बाबू जी की मूर्ति है, सबसे विशेष बात जो फड़ चित्रकारी की होती है वो मैं बताऊं। फड़ चित्रकारी के अंदर जब हम बनाते हैं तो इसको दीवार पे टांग के नहीं बनाते हैं, इसको ज़मीन पे बिछा के बनाते हैं। तो जब हम फड़ बनाते हैं तब तक हम इस पर बैठते भी हैं, कई बार पैर भी हम रखने में आ जाता है, कई बार कुछ भी। लेकिन जिस दिन हमको ये फड़ मैंने डेचू के जो पूर्व विधायक हैं उनके लिए बनाई है, वो किसी गोपा को भेंट करेंगे, उनके लिए मैंने बनाई है। ये नेचुरल स्टोन कलर में बनी हुई है। अब ये फड़ मेरे को 31 मार्च को देनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और शुभ मुहूर्त बाद में नहीं होने की वजह से ये फड़ अभी तक वो ले गए नहीं है। फड़ एक तरीके से एक देवता की ग्रंथ है, जिसका सम्मान जब फोफा इसको ले जाता है उसके बाद में ना तो इनको ज़मीन पे रखते हैं, ना ही इसको खड़ी रखते हैं, वो इसको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में इनको अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात यह है कि जो भी चित्रकारी में हम फिगर बनाते हैं, आदमी का, घोड़ा का, उसको हम मूर्ति बोलते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाली हर एक जो चीज़ है, हर एक जो फिगर है, हर एक जो आदमी है, वो अपने आप में लोक देवताओं से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम मूर्ति ही बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बाबू जी की पंचायत मैंने बनाई है ये। तो यहाँ पर सारी पेंटिंग में काम हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक चौकड़ी बनी हुई है, इस जगह पर एक चौकड़ी बनी हुई है। इस चौकड़ी में और बाबूजी भगवान की जो मेन मूर्ति है, इस मूर्ति में सभी जगह सारा काम हो गया है, लेकिन इस मूर्ति की सिर्फ हमने आँख का हीरा नहीं बनाया है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी तक ये फड़ जो हमने उनको हैंड ओवर नहीं करी है, जिस दिन हमको उनको देनी है, जिनकी ये फड़ है उनको देनी है, उस दिन यहाँ पर इस चौकड़ी के अंदर उनका नाम और किस तारीख के दिन, तिथि के दिन हम उनको दे रहे हैं। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए हमारा मेहनताना कितना है वो
सारी जानकारी हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बाबूजी भगवान की आँख के अंदर हमको हीरा बनाना होता है। उसके बाद में हम इस फड़ पर बैठ नहीं सकते हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा करने जैसा है। इसके बाद में हम इस फड़ पर ना तो बैठ सकते हैं और इस फड़ में कोई काम भी अब हम इसको बिछा कर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया तो हम उसको खड़ा करके ही करना पड़ेगा। और भोपा भी जब लेता है इस फड़ को तब किसी कन्या, कुंवारी कन्या के हाथ से लेते हैं, वो उनको लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, क्योंकि भोपा इस फड़ से अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसीलिए जब वो फड़ हमसे लेने के लिए आते हैं तो वह फड़ हमको कहते हैं कि आप किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही हमको दिला दीजिए, और ताकि हम इस फड़ से रोजी रोटी चला पाएँ। अभी आप अगर आपके कोई प्रश्न हो मेरे से तो पूछिए, और फड़ के बारे में और मैं क्या जानकारी आपको दे सकता हूँ बताइए। बाबूजी की फड़ एक वचन के ऊपर निर्भर है। एक वचन बाबूजी ने दिया था। यहाँ पर ये देवल चारण है जिनको बाबूजी अपनी मुँह बोली बहन मानते हैं। ये बाबूजी हैं। ये कालवी घोड़ी है जो कि इनके पास होती है। इसको लेने के लिए जब बाबूजी जाते हैं तो देवल चारण इनसे एक वचन मांगती है कि मैं आपको घोड़ी तो दे दूं, लेकिन जिंदराव खेची जो की है वो भी से मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ कि देवल चारण के यहाँ पे बाबूजी कालवी घोड़ी को लेने के लिए जाते हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे एक कहानी में सुना रहा हूँ, लेकिन जब भोपा आपको मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगा, मैंने भोपा किस तरीके से उस फड़ के बारे में अपनी गायकी द्वारा बताते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और पूरी रात यह फड़ को बाँचने का जो कार्यक्रम है वो चलता है, और उसके अंदर बहुत ही गीत, लोकगीत राजस्थानी भाषा में गाकर, और भोपा और भोपा क्या करते हैं कि उस फड़ को रावण हत्या के ऊपर बाँधते हैं। रावण हत्या का जो होता है उससे वो इंडिकेट करते हैं कि इस जगह के बारे में बता रहे, फिर वो अपना गीत गाते हैं। और जो भोपी होती है वो पर्टिकुलर उस जगह पर, जिस जगह पर हमको वो स्टोरी बता रहे हैं, उस जगह पर एक लालटेन ट्रेडिशनल जो दीपक का होता है, दीपक लगा हुआ था, उसके अंदर उस जगह पर रोशनी डालते हैं और उस जगह के बारे में वो भोपा बताता है। अब मैं जब ये बात आई तो मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि फड़ पेंटिंग में इतने चटक रंग ही काम में क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि हमने ये फड़ अभी आपको लगाई है, थोड़ा सा दूर ले लो, ठेठ मार लीजिए। अभी मैं फड़ का जो कैमरा है वो थोड़ा दूर ले रहा हूँ। ये कैमरा लगभग अभी अपने पास में 7 फीट दूरी पर है, लेकिन फड़ को देखने वाले जब रात को इसका वाचन होता है, भोपा इसको फड़ को बाँचते हैं। बाँचना मीन्स पढ़ना, राजस्थानी भाषा में बाँचना बोलता है, तो पढ़ना। इससे भी लगभग 5 फीट और दूरी पर हम बैठे होते हैं इस फड़ को जब बाँचना भोपे बाँचते हैं। तो इतनी दूरी से हम जब इसको देखते हैं रात के समय पे, पुराने समय में जब लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय में केवल एक लालटेन की रोशनी के अंदर ही आपको पर्टिकुलर उस जगह को देखना होता है। तो इसीलिए इसमें ये चटक रंग काम में लिए जाते हैं कि रात की रोशनी में चटक रंग उस लालटेन की रोशनी में आपको दिखेंगे, और ब्लैक कलर के आउटलाइन से वो चित्रकारी आपको इतनी दूर बैठे हुए भी दिख पाएगी। इसीलिए ये जो चित्रकारी है इसकी पहचान इन कलर के माध्यम से ही बाद में होने लगी, और यही कलर इसकी परंपरा भी बन गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ, क्या उसमें भी लिखा है आगे
बहुत सुंदर सर। ये जानकारी सभी फड़ पेंटिंग में लिखी जाती है या किन्हीं विशेष पेंटिंग में ही लिखते हैं? हाँ अजीज अंजू जी, मैं यूँ कह रहा हूँ फड़ पेंटिंग एक ऐसी कला है, इसके अंदर चित्रों के माध्यम से ही सारी बात कही जाती है। इसमें कहीं भी मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि इसमें चित्र के साथ कोई भी जानकारी नहीं लिखी जाती है कि हमने कहाँ कौन सा चित्र बनाया है और किस जगह कौन सा किरदार है, किस जगह कौन सा व्यक्ति है। भोपे भी जो पुराने ज़माने में होते थे या आज के ज़माने में भी हम कहें तो ज़्यादातर भोपे अनपढ़ होते हैं। इस चित्रकारी की यही एक क्वालिटी है कि इस चित्रकारी में सभी जो व्यक्ति हैं या किरदार हैं उनकी पहचान उनके रंगों के माध्यम से होती थी और भोपा उस रंग के माध्यम से ही चित्र में बनने वाले कहानियों को बताते थे कि जहाँ जो कहानी जिस कलर की ड्रेस के साथ में बनी हुई, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भोपा जी के मित्र डेमा जी। आप इनको जहाँ पर भी देखेंगे, ये जैसे बारात, ये यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पर बारात जब भोपा बाबूजी की जाती है तो इस जगह पर इनको हुक्का पीते हुए बनाया, ये बारात का है सीन। तो यहाँ पर भी इनकी ड्रेस यही है, बागा इस ग्रीन कलर का है और लाल कलर का अंगोछा है। तो हर जगह ये इसी ड्रेस कोड के साथ ही नजर आएंगे। इसमें कहीं भी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता है और डायरेक्ट इसके अंदर जो कच्चा पीला कलर आता है जो मिठाई के अंदर काम में आता है, उस पीले कलर को डायरेक्ट ब्रश से हम स्केच करते हैं और फिर बाद में उसको फेस कलर से एक बार और फाइनल स्केच करके और ये पेंटिंग आगे से आगे कलर लगती जाती है। इसमें छपाई का कोई काम नहीं है। इसमें जितनी भी पेंटिंग हुई है, जहाँ जहाँ भी जो भी हुआ है, वो सारी जगह पे हाथ से ही चित्रकारी बनती है। और एक चीज़ विशेष हो रहा है कि अन्य शैलियों में जैसे हम देखते हैं कि पिछवाई हो या मिनीचर हो या कोई और शैलियाँ, ज़्यादातर शैलियों में जो फिक्स चित्र बनते हैं तो उनके आर्टिस्ट एक ही चीज़ को जैसे रिपीट होता है तो ये होता है कि स्टेंसिल बना लेते हैं या उसको छाप कर देते हैं। लेकिन फड़ पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। फड़ पेंटिंग में हर बार हमको नए सिरे से ड्रॉ करना होता है, नए सिरे से ही उस पेंटिंग को बनाना पड़ता है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा पापा ये वाले सीन के बारे में बताओ ना, इस वाले सीन। ताराचंद जी सर, कला चर्चा ग्रुप और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है सर, मैंने पहले भी वर्कशॉप की है पर आपने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ है। थैंक यू सर। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेज भी फड़ पेंटिंग की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका मैं जैसे कला चर्चा ग्रुप और आप सभी मित्रों का, साथियों का और आदरणीय गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।